मेरा नाम फरीदा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरी रोजी-रोटी का ज़रिया मुर्दों को नहलाने का काम, ये दुनिया की सबसे अजीब नौकरी हो सकती है, खासकर एक औरत के लिए। लेकिन ये काम मुझे कैसे मिला, ये एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। शुरुआत से बता रही हूँ कि ये हमारी खानदानी पेशा था। मेरी नानी, उनकी माँ और पीढ़ियों से हमारा परिवार ये काम करता आया है। कोई भी ये काम अपनी मर्जी से नहीं चुनता। मेरे घर में कोई बहन नहीं थी। मैं इकलौती बेटी थी। इसलिए मेरी अम्मी ने मुझे छोटी उम्र में ही ये हुनर सिखा दिया ताकि ये कला मुझ में बनी रहे। अम्मी भी मुर्दों को गुस्ल देती थी। उनकी वफात के बाद ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। हमारे गांव में जब भी किसी मुर्दे को नहलाने की जरूरत होती, लोग मुझे ही बुलाने आते थे, क्योंकि मेरे घर में बाकी सब मर्द थे। मैं अकेली औरत को नहलाने जाया करती थी। लोग नहीं चाहते थे कि मेरे साथ कोई पुरुष जाए, और गांव में सभी एक दूसरे को जानते थे। इसलिए मैं बिना किसी हिचक के चली जाया करती थी। लेकिन उस रात की बात कुछ और थी। मैं अपने घर में अकेले थी। मेरे अब्बा और भाई किसी जमीन के सिलसिले में शहर गए थे और मुझे सख्त हिदायत दी थी कि रात को दरवाजा न खोलना। लेकिन करीब 3 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा गई। दरवाजे की झीरी से देखा तो एक नौजवान खड़ा था जो बेतहाशा दरवाजा पीट रहा था। उसका अंदाज खतरनाक था, मानो बहुत जल्दी में हो। मैंने अंदर से ही पूछा, कौन हो? इस तरह दरवाजा क्यों बजा रहे हो? उसने जवाब दिया, खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो। मेरी खाला की बेटी की मौत हो गई है। उसे अभी गुस्ल देकर दफन करना है। अगर तुम नहीं चलोगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके भाई उसे जिंदा जला देंगे, दफन करने का हक भी नहीं देंगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसकी मिन्नतों ने मुझे पिघला दिया। उसने कहा, जितना पैसे मांगोगी मैं दूंगा, 5,000 रुपए दे दूंगा। 5,000 रुपए! मेरी आंखों में चमक उठी। आमतौर पर लोग 200-300 रुपए में काम करवा लेते थे। कोई बहुत अमीर होता तो 1,000 रुपए दे देता, लेकिन 5,000 रुपए की बात मेरे लिए अनोखी थी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। वो लड़का, जिसका नाम आसिफ था, 17-18 साल का होगा। उसकी आंखों में दर्द और जल्दबाजी साफ दिख रही थी। मैंने उससे पैसे नहीं लिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर मुझे उसकी इज्जत का अंदाजा हो गया। मैं उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझे हिदायत दी, देखो, तुम किसी से ये मत कहना कि मैं तुम्हें लेने आया था। बस यही कहना कि तुम्हें खबर मिली थी और इंसानियत के नाते आई हो। मैंने हामी भर दी। हम एक बड़े से हवेली नुमा घर के सामने रुके, जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में था। मुझे हैरानी हुई कि इतने बड़े घर में मरी और किसी को खबर नहीं। आसिफ ने कहा, तुम बस गुस्ल दो और चुपचाप निकल जाना। मेरी खाला की बेटी के बारे में लोग अजीब बात करते हैं, तुम कुछ मत पूछना। मैंने पूछा, क्या बातें? उसने कहा, बस तुम उसे रुसवा होने से बचा लो। उसके लहजे ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं उसके साथ अंदर चली गई। घर में औरतों के कपड़े, गहने और सजावट बता रहे थे कि ये लोग बहुत अमीर थे। एक बुजुर्ग औरत ने मुझे गुसल खाने की ओर ले गई। गुसल खाना एक ठंडा सुनसान कमरा था, जहां मैयत रखी थी। मैयत एक जवान लड़की की थी, जिसे मरे हुए शायद 1 घंटा ही हुआ था। मैंने बाकी औरतों को बाहर भेज दिया, जैसा आसिफ ने कहा था। मैंने गर्म पानी से गुस्ल शुरू किया। जैसे ही मैंने पानी डाला, मैयत तड़प उठी। मैं हक्का बक्का रह गई। मुर्दों को गर्म या ठंडे पानी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लड़की हिल रही थी। मैंने सोचा, शायद ये मेरा वहम है, लेकिन दूसरी बार पानी डालते ही उसने हल्की सी चीख मारी। मैंने देखा वो जाग रही थी। उसने कहा, जरा आराम से करो, मुझे दर्द हो रहा है।
मैं डर के मारे कांप गई। मैंने पूछा, ये मेरा वहम है या तुम जिंदा हो? वो रोने लगी और बोली, मैं जिंदा हूँ, लेकिन किसी को मत बताना। सबको यही कहना कि मैं मर गई हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम जवान लड़की हो, क्यों कब्र में जाना चाहती हो? उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, खुदा के वास्ते ये बात मत कहो। अगर उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो मुसीबत हो जाएगी। बस गुस्ल का बहाना करो और चली जाना। मैं परेशान हो गई। मेरा दिल बैठ गया। ये लड़की क्यों मरने का नाटक कर रही थी? मैंने अपना सामान उठाया और बाहर आ गई। मेरे चेहरे पर उदासी थी। बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटी गुस्ल हो गया, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि आसिफ ने पहले ही 5,000 रुपए दे दिए थे। मैंने वहां से और 500 रुपए लिए और निकल गई। बाहर का माहौल अजीब था। औरतें चटकीले कपड़े पहने थी, मानो कोई शादी हो। मुझे शक हुआ कि कुछ गलत है। आसिफ ने मुझे घर छोड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही थी। मैंने ठान लिया कि मैं इस राज को खोलूंगी। मैंने सोचा, जैसे ही ये लोग लड़की को दफन कर कर चले जाएंगे, मैं कब्र खोदकर उसे निकाल लूंगी। वो जिंदा थी, उसे मरने कैसे दे सकती थी? रात के 4 बजे मैं चुपके से कब्रिस्तान पहुंची। मैं एक पेड़ के नीचे छुप गई और इंतजार करने लगी। दफन होने के बाद सब लोग जल्दी जल्दी चले गए। रात 4:30 बजे मैंने कब्र की मिट्टी हटानी शुरू की। तभी किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक भारी आवाज आई, कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बोला, तू हमारी लड़की की कब्र क्यों खोद रही है? मैं डर के मारे कांप रही थी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं सब बता दूंगी। उसने मेरे बाल छोड़े। मैंने देखा वो एक लंबा चौड़ा खतरनाक दिखने वाला आदमी था। मैंने उसे बताया, मैंने इस लड़की को गुस्ल दिया था, वो जिंदा थी। मुझे लगा शायद वो सुस्ती में है, इसलिए मैंने कब्र खोदने का फैसला किया। वो हंसा और बोला, तुझे आसिफ लाया था, है ना? मैं खामोश हो गई। मैंने आसिफ से वादा किया था कि उसका नाम नहीं लूंगी। मैंने कहा, नहीं, मैं इंसानियत के नाते आई थी। तभी उसने आवाज दी और 3 लोग आ गए। उन्होंने मुझे बांध दिया। एक आदमी ने कब्र खोदनी शुरू की। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बोले, तू चाहती थी ना कि हम इसे निकालें, अब देखते हैं ये जिंदा है या नहीं। कब्र खुल गई। उस आदमी ने मुझे एक छोटी सी ट्यूब दी और कहा, इसे कब्र में ले जाओ और मुर्दे की नाक के पास रखो। मैं मजबूर थी। मैंने ट्यूब उसकी नाक के पास रखी। तभी उस लड़की ने छींक मारी और उठ बैठी। हाय शबाना, तूने हमें धोखा दिया, एक आदमी चिल्लाया। लड़की रोने लगी और बोली, मुझे मुर्दा ही समझो, मुझे यहाँ मरने दो। एक लड़का गुस्से में बोला, तूने मरने का नाटक किया, अब तुझे सजा मिलेगी। वो चीखी, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। आदमी ने कहा, चल घर चल, इसका फैसला वहां होगा। उन्होंने मुझे भी बांधकर घर ले गए। वहां कोहराम मच गया। सबको पता चल गया कि शबाना जिंदा थी। मैं रो रो कर पागल हो रही थी। मैंने उस बड़े आदमी को सब बता दिया। मुझे आसिफ ने बुलाया था, उसने 5,000 रुपए दिए। गुस्ल देते वक्त शबाना तड़पी तो मुझे पता चला कि वो जिंदा है। उसने मुझे कहा कि ये बात छुपाऊं, मैं उसकी मदद के लिए कब्र खोदने गई थी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा, घर जाओ, लेकिन ये बात किसी से मत कहना। मैं जैसे ही बाहर निकली, फिर से शोर मचा। किसी ने कहा, रुक जाओ, तुम्हारी जरूरत फिर पड़ी। मैं हैरान थी। मुझे बताया गया कि शबाना सचमुच मर गई थी। मैंने देखा उसके हाथ नीले पड़ चुके थे। मैंने फिर से गुस्ल दिया। आंखों से आंसू बहते रहे। आसिफ मुझे घर छोड़ने आया। रास्ते में उसने बताया कि शबाना उसकी मंगेतर थी। उसकी शादी किसी और से तय हो गई थी, इसलिए उसने मरने का नाटक किया। आसिफ उसे कब्र से निकालकर भगाने वाला था, लेकिन शबाना के भाइयों को शक हो गया।
उन्होंने उसे घर ले जाकर जबरदस्ती शादी की तैयारी की। शबाना ने जहर खा लिया और इस बार सचमुच मर गई। ये सुनकर मेरा दिल रो पड़ा। लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। रुखसाना अपने घर की ओर चल पड़ी थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग अभी भी उसी हवेली के मंजर में अटके थे। आसिफ की बातें, शबाना की आखिरी सांसें और उस घर की औरतों की संगदिली, ये सब उसके जहन में बार बार घूम रहा था। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा उसे और बेचैन कर रही थी। आसिफ ने उसे घर तक छोड़ने की जिद की थी, लेकिन फरीदा ने मना कर दिया। वो अकेले जाना चाहती थी ताकि अपने विचारों को संभाल सके। रास्ते में चांदनी रात में पेड़ों की छाया डरावनी लग रही थी, मानो हर छाया कोई राज छुपाए हो। फरीदा का घर शहर के बाहर एक छोटे से मोहल्ले में था, जहाँ मिट्टी की गलियां और पुराने मकान थे। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंची, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिवाय सन्नाटे के कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब्बा और भाई अभी तक नहीं लौटे थे। उसने अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। घर अंधेरा था, सिर्फ एक दिया टिमटिमा रहा था। उसने दिया उठाया और कमरे में चली गई। जैसे ही वो अपने बिस्तर की ओर बढ़ी, उसे एक कागज का टुकड़ा दिखा, जो उसके लिए तकिए के नीचे रखा था। कागज पर लिखा था, तूने जो देखा वो भूल जा। अगर किसी को बताया तो तेरे लिए मुसीबत होगी। फरीदा की सांसें थम गई। ये चेतावनी थी, लेकिन किसकी? आसिफ की या उस हवेली के किसी और की? उसका हाथ कांपने लगा। उसने कागज को दिए की लौ में जला दिया और राख को हवा में उड़ा दिया, लेकिन डर उसके दिल में घर कर गया था। अगली सुबह फरीदा ने सोचा कि वो इस वाक़ये को भूल जाएगी, लेकिन शबाना की आंखों में बेबसी और आसिफ की गमगीन आवाज़ उसे बार-बार याद आ रही थी। वो अपने अब्बा और भाइयों को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उस चेतावनी ने उसे चुप कर दिया। उस दिन गांव में अजीब-सा माहौल था। लोग फुसफुसा रहे थे। फरीदा को बाजार में कुछ औरतों की बातें सुनाई दी। सुना है उस हवेली में कोई लड़की मर गई है, लेकिन कोई रो नहीं रहा। अजीब बात है ना? दूसरी औरत बोली, वहाँ कुछ गलत हो रहा है। लोग कहते हैं उस लड़की को जबरदस्ती। बात अधूरी रह गई, क्योंकि औरतों ने फरीदा को देख लिया और चुप हो गईं। फरीदा को शक हुआ कि गांव में खबर फैल रही थी, लेकिन क्या लोग शबाना के जिंदा होने की बात जान गए थे, या फिर उसकी असली मौत की खबर थी? उसने सोचा कि वो आसिफ से मिलकर सच जानने की कोशिश करेगी, लेकिन आसिफ का कोई अता पता नहीं था। वो उस हवेली में वापस जाने से डर रही थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा था, शबाना ने ऐसा क्यों किया? क्या वो सचमुच मरना चाहती थी, या कोई और राज था? दोपहर को फरीदा ने हिम्मत जुटाई और उस हवेली की ओर चल पड़ी, लेकिन इस बार वो सुनसान रास्ते की बजाय मुख्य सड़कों से गई, ताकि कोई उसे देख ले। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि गेट पर ताला लटक रहा था। घर सूना लग रहा था। उसने आस-पास देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी एक बूढ़ी औरत, जो पास के खेत में काम कर रही थी, उसने उसे देखा और बोली, बेटी, यहाँ क्या करने आई हो? ये घर तो खाली है। सब लोग रात को ही शहर चले गए। फरीदा हैरान थी। खाली? लेकिन कल रात तो यहाँ। वो चुप हो गई। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, सुना है यहाँ कोई लड़की मरी थी, लेकिन उसके बाद सब लोग भाग गए। कोई नहीं जानता क्या हुआ। फरीदा का मन और उलझ गया। उसने सोचा, क्या आसिफ भी भाग गया, या उसे भी कोई खतरा था? वो घर लौट आई, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। रात को जब उसके अब्बा और भाई लौटे, उन्होंने फरीदा की उदासी देखी। अब्बा ने पूछा, बेटी, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है? फरीदा ने चेतावनी की बात याद की
और कहा, कुछ नहीं अब्बा, बस थक गई हूँ। लेकिन उसके भाई यासीर को शक हुआ। उसने कहा, फरीदा, तू कुछ छुपा रही है। कल रात तू कहीं गई थी, है ना? फरीदा ने इनकार किया, लेकिन यासीर ने जोर दिया, मुझे बाजार में पता चला कि तू उस हवेली में थी। लोग बात कर रहे हैं, बता क्या हुआ? फरीदा डर गई। उसने सोचा, अगर वो सच बता दे तो शायद यासीर और अब्बा को खतरा हो। उसने सारी बात बता दी। शबाना का जिंदा होना, आसिफ को उसे बुलाना, कब्र खोदने की कोशिश और उस चेतावनी का कागज। अब्बा गंभीर हो गए। बेटी, ये मामला गंभीर है। ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। हमें पुलिस को बताना होगा। लेकिन यासीर ने कहा, अब्बा, पहले हमें और पता करना चाहिए। अगर हम पुलिस को बता देंगे और ये लोग फरीदा को निशाना बनाएंगे, तो फरीदा ने कहा, मुझे लगता है शबाना के साथ कुछ गलत हुआ था। वो डर रही थी। शायद उसके भाई उसे मारना चाहते थे। अगले दिन यासीर ने अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू की। उसे पता चला कि हवेली का मालिक नसीर खान एक बड़ा व्यापारी था, जिसका नाम कई गलत कामों में आता था। लोग कहते थे कि उसकी बेटी, जिसका नाम शायद शबाना था, उसने घर की इज्जत पर दाग लगाया था। लेकिन कोई साफ साफ नहीं बता रहा था कि क्या हुआ था। यासीर ने फरीदा से कहा, तुझे उस आसिफ को ढूंढना होगा, वो जरूर कुछ जानता है। फरीदा को आसिफ का घर ढूंढने में वक्त लगा। आखिरकार उसे पता चला कि आसिफ एक छोटे से मोहल्ले में रहता था, जो शहर के दूसरे ओर था। वो वहां गई। आसिफ का घर छोटा सा था और बाहर से गरीबी झलक रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। आसिफ कहाँ है? फरीदा ने पूछा। औरत ने उदास नजरों से कहा, वो कल रात से गायब है। तुम कौन हो? फरीदा ने झिझकते हुए कहा, मैं उसकी दोस्त हूँ। औरत ने उसे अंदर बुलाया और बताया, आसिफ कल रात से परेशान था। वो कह रहा था कि उसे किसी को बचाना है। फिर वो निकल गया और वापस नहीं आया। फरीदा का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद आसिफ को भी नसीर खान के लोगों ने पकड़ लिया। वो घर लौटी और यासिर को सब बताया। यासिर ने कहा, ये मामला अब हमारे हाथ से बाहर है। हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। लेकिन फरीदा को डर था कि अगर पुलिस आई तो नासिर खान जैसे लोग उसे निशाना बना सकते हैं। उसने कहा, यासीर, पहले हमें ये पता करना चाहिए कि शबाना के साथ क्या हुआ था। वो बार बार कह रही थी कि उसे मरने दो, जरूर कोई बड़ा राज है। यासीर और फरीदा ने फैसला किया कि वो हवेली में चुपके से जाएंगे और कोई सुराग ढूंढेंगे। अगली रात जब चांद बादलों में छुपा था, वो हवेली के पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुए। ताला टूटा हुआ था, मानो कोई पहले ही आ चुका हो। अंदर का माहौल सर्द और डरावना था। फरीदा ने गुसलखाने की ओर जाने का फैसला किया, जहां उसने शबाना को गुसल दिया था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक डायरी मिली, जो एक कोने में पड़ी थी। डायरी पर शबाना का नाम लिखा था। फरीदा ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना आसिफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे बेचने का सौदा कर लिया। नसीर खान ने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी थी, जिसके बदले में उसे लाखों रुपए मिलने थे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। मरने का नाटक मेरा आखिरी रास्ता था, लेकिन अगर मैं जिंदा पकड़ी गई तो वो मुझे और तड़पाएंगे। फरीदा और यासीर हैरान रह गए। शबाना को उसके अपने भाइयों ने बेच दिया था। ये कितना भयानक सच था। डायरी में ये भी लिखा था कि आसिफ और शबाना भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन नसीर खान को शक हो गया था। तभी हवेली में एक आवाज गूंजी, कौन है वहां? फरीदा और यासीर ने एक दूसरे को देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर दो लोग खड़े थे, नसीर खान और उसका एक गुंडा। नसीर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो तुम वही लड़की हो जो मेरे राज खोलना चाहती है?
और ये लड़का कौन है? यासीर ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम पुलिस को सब बता देंगे, तुमने शबाना को मार डाला। नसीर ने तंज कसते हुए कहा, पुलिस यहाँ मेरी चलती है, तुम दोनों अब यहीं खत्म हो जाओगे। लेकिन तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। फरीदा ने जाने से पहले अपने एक रिश्तेदार को, जो पुलिस में था, सारी बात बता दी थी। पुलिस ने हवेली को घेर लिया। नसीर और उसके गुंडों को पकड़े गए। बाद में पता चला कि आसिफ को भी नसीर के लोगों ने ही कैद कर रखा था। पुलिस ने उसे छुड़ा लिया। आसिफ ने बताया कि शबाना और वो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नसीर खान ने अपने व्यापारिक फायदे के लिए शबाना को बेचने का सौदा किया था। शबाना ने मरने का नाटक किया ताकि वो उस शादी से बच सके, लेकिन जब उसका राज खुल गया तो उसने सचमुच जहर खा लिया। फरीदा ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा। सच और इंसानियत कभी नहीं हारते। उसने ठान लिया कि वो अब और साहस के साथ इस काम को करेगी ताकि कोई और शबाना ना बने। गांव में उसकी हिम्मत की बात फैल गई और लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर आजमाइश में सच और हिम्मत ही इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, इंसान को अपने ज़मीर और इंसानियत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। पूरी कहानी देखने का आप सबका शुक्रिया।